सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर ज़बरदस्त हाल है, स्पिरिट्स हाई हैं, फ्राइडे है, 3 दिन हम अब आवाम को कंटेंट देंगे। बिल्कुल सर, आपको पता है सर हमारे शो का बुनियादी मकसद ये है कि हम जो खबरें शुबरें आ रही होती हैं उनको समेटा एक लगाएं, कोशिश हमारी होती है। लेकिन आपको पता है सर खबरें जो है आजकल जो है उनका जो फ्लो है वो बड़ा तेज़ हुआ हुआ है सर, डैम ओपन हो चुका है खबरों का। तो हमने कहा कि फिर आज समेटा, हम अकेले क्यों इतनी मेहनत करें, तो हमने अदील अफजल साहब जो हमारे शो के एक कई दफ़ा आ चुके हैं, जो फ्रेंड ऑफ द शो, उनको हमने बताया। अदील जो हैं एक्टर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, ट्रैवल ब्लॉगर हैं, यूट्यूब एक्टिविस्ट हैं और लिस्ट गोज़ ऑन एंड ऑन। लेकिन आज हमने ख़ास तौर पे दावत इस चीज़ की, ये वाली बात जो मैंने बोली, तमाम चीज़ों को समेटा लगाने के लिए। तो हम कोशिश करेंगे हम तीनों मिलकर ये चीज़ कर सके। दिल बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। तो सर पहली खबर के अंदर मेरे ख्याल में डाइव इन किया जाए कि जो इंडिया पाकिस्तान के मामला चल रहे हैं उसके अंदर आपको पता है कई चीज़ें जो हैं वो ज़ेर बहस हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या मिला, किसने क्या किया, न्यू नॉर्मल क्या है, कब अब फिर से जंग हो सकती है, होगी। लेकिन इस सारे में जो सबसे सर बुनियादी सवाल था वो ये था कि पाकिस्तान की तरफ से और इंडिया की रिलक्टेंसी इस चीज़ को बयान करने के लिए कि जहाज़ कितने गिरे आपके। ये डे 1 से जो पहला अटैक था उसके बाद से ये बातें चल रही हैं। तो सर आज बीजेपी के जो एक बड़े नामवर मेंबर हैं सुब्रमण्यम साहब, वो जो हैं और जो कि उनके मईशत के ऊपर भी बड़े रखते हैं, कमांड रखते हैं, और उसके अलावा बीजेपी के बड़े सीनियर मेंबर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर उनसे बड़ी कैजुअल तरीके से, उनका असल में कहने का तरीका जो था वो इतना कैजुअल था इसलिए मुझे बड़ा अजीब सा लगा। वो बात करते हैं क्यों उन्होंने कहा ऐसे। उनसे सवाल ये किया गया कि जी आपने जो है जो जहाज़ जो है उनका जिक्र हो रहा है, तो एकदम से कहते हैं 5 गिरे हैं। इसलिए हम सब ने सुना कि उन्होंने कहा जी कि एक तो 5 गिराए हैं, दूसरा उन्होंने जो सवाल पूछ रहे थे उन्होंने पूछा कि इसमें चाइना का क्या रोल था। कहते हैं जहाज़ तो चाइना के थे लेकिन उड़ा पाकिस्तानी रहे थे। और उन्होंने ये भी बात की इसके अंदर कि राफेल जो है वो इतना कामयाब साबित नहीं हुआ, चाइना की उन्होंने तारीफ़ की है। तो अदील से मैं पहले चाहूँगा हम शुरू करें कि सर ये सारा जो अब एक नैरेटिव जो है जो इंडिया ने इतनी मुश्किल से बिल्ड करने की कोशिश की, वो तो ये उनके एक सियासतदान ने आके सारा गिरा दिया। ये ना मैं आपसे कहूँगा कि एक तो पहले ये बताऊँ कि उन्होंने इतना कैजुअल क्यों कहा। सर मैं ना जब बीएससी कर रहा था तो मुझे सबने ये कहा था कि तुम कुछ भी कर लो, तुम कभी प्रैक्टिकल में फ़ेल नहीं हो सकते। प्रैक्टिकल में कोई नहीं फ़ेल होता और इतने मुश्किल सब्जेक्ट्स होते हैं तो टीचर खुद ही पास कर देता है। तो मैं तारीख का पहला बंदा बना जो प्रैक्टिकल में फ़ेल हो गया। तो जब मैं फ़ेल हुआ ना तो अगला पूरा साल जब मुझसे कोई पूछता था कि यार तुम किस सब्जेक्ट में फ़ेल हुए, मैं उसको बताता मैं प्रैक्टिकल में फ़ेल हो गया। वो कहता प्रैक्टिकल में कैसे फ़ेल हो गया। फिर मुझे ना साथ 1-2 सब्जेक्ट्स भी लगाने पड़ते थे कि यार अब बहस ख़त्म करो। हाँ मैं फ़ेल हो गया। तो वहाँ तक नौबत आ गई थी कि अब ये खुद ना मानते। मुझे लगता है स्वामी साहब सुबह से लेकर शाम तक ना शायद यही सवाल का जवाब दे रहे थे। हर कोई उनसे पूछ रहा था इंटरनली एक्सटर्नली, जहाज़ गिरे हैं नहीं गिरे हैं कैसे। उन्होंने वो मतलब वो एंड पे आकर उन्होंने तंग आगे का जहाज़ गिर गया अगली बात। ठीक है, एक तो मुझे लगता है कि ये चीज़ है। दूसरी बात ये है कि नहीं, हमारे तो जो वाइस एयर चीफ थे उन्होंने कहा था कि राफेल बहुत अच्छा जहाज़ है। तो हम उनकी बात को ये कहेंगे कि पश्तो का एक मुहावरा भी है कि जहाज़ चलाना आता नहीं है, आसमान टेढ़ा है। तो जहाज़ पे एक्सक्यूज़ ना डालें। उन्होंने कहा था पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है। नहीं वो उन्होंने कहा था इक्वली गुड है, अच्छा है। सो अब मुझे लगता है कि वो चूंकि राफेल की डील ऑलरेडी एक बड़ी सस्पिशियस डील रही है बीजेपी के उस पर, तो अब डिबेट कहीं और जाएगी। और पता नहीं क्यों ये फ्रांस के साथ जो भी सौदा होता है, हमारी आबदोजों का था, उनका राफेल का था, ये रप्पड़ निकला था। तो वेपन चाइना और अमेरिका से ही लेने चाहिए। सर फ्रांस में तो आजकल जो है उनकी फर्स्ट लेडी जो फर्स्ट मैन को धक्के भी दे रही हैं, तो फ्रांस के अपने मसले जो है वो बड़े नुमाया हो रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, सुना है कोई मीटिंग हुई है उसमें से पैकेट भी उठाए गए। जी एक वो भी हुई थी। तो फ्रांस आर्ट ऊट ही करे बस। हाँ जी, ये लेकिन बहुत अच्छी बात है कि ये स्वामी जी साहब का जो है वो आ गया इंटरव्यू। मैं अभी भी इसको देर आए दुरुस्त आए और मैं इसको टाइमली ही समझूंगा, क्योंकि देखिए हो क्या रहा था। अब हम ये शो करते हैं, इस शो के नीचे कमेंट्स आते हैं जब ये यूट्यूब पर अपलोड होता है, और उसमें ज़ाहिर है इंडियंस अक्सर कमेंट करते हैं, और वो बार बार हमें जो है ना वो बड़े अरसे से कह रहे थे कि आपको नहीं पता आपका कितना नुकसान हुआ है, और आपको नहीं पता हम तो रीग्रुपिंग कर रहे हैं, और आपको नहीं पता हम तो एक नया अटैक करने जा रहे हैं, और आप पूछ नहीं सकते क्योंकि आपके वहाँ पे बड़ी सख्ती है।
उनको मैं और असद साहब बार बार यही जवाब दे रहे थे कि जी वो जो सख्ती होती थी अब वो पाकिस्तान में इतनी सख्ती नहीं है, बल्कि वो सारी सख्ती उसको भी आपको मल्टीप्लाई कर लें 2-4 से तो वो अब आपके वहाँ पर हो गई है। और मेरे ख्याल में जो आपकी ऑपोजिशन है वो बहुत ज़्यादा सवाल इसलिए नहीं उठा रही क्योंकि वो नहीं चाहती कि इलेक्शंस आने तक ये मामला ठंडा हो जाए। वो इसको उठाएंगे ही तब जब इलेक्शंस करीब होंगे, ताकि जब इलेक्शंस में जाएं तो इस गर्म इशू के साथ जाएं। अच्छा, मेरे ख्याल में अब जो है वो बीजेपी के अपने अंदर से अगर ये आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं तो उनको भी एक चीज़ समझ आ रही है कि देखें जी, मोदी साहब तो एक फ़र्द है ना, बीजेपी एक पूरी पार्टी है, तो एक फर्द के लिए पूरी पार्टी कुर्बान हो जाएगी अगर हम अभी इसके बारे में खामोश रहे, क्योंकि इलेक्शंस के करीब तो ये मुद्दा खड़ा होगा ही होगा। सो अब अंदर से उन्होंने खुद ये कहना शुरू कर दिया कि हाँ जी ये बिल्कुल हुआ है। सो जो हमारी प्रेडिक्शन थी मेरी और असद साहब की, बिल्कुल ये 10 तारीख को वो अब जो है वो मेरे ख्याल में ठीक होती नजर आएगी कि बीजेपी ने मोदी साहब की बलि देने का फैसला कर दिया। एक इंटरनल लेफ्ट है सर, बिल्कुल सर। वो मीडिया वाली बात तो सर इस चीज़ से मज़ीद वाज़ेह होती है कि हमने इतने देर बाद, इतने महीनों बाद हमने फैसला किया हुकूमत पाकिस्तान ने कि ट्विटर एक्स को बाहर निकाल के थोड़ी धूप शूप लगा के लोगों को तक दिया जाए कि तू भी कुछ मतलब को अपना माहौलियात के ऊपर वो भी गुफ्तगू करे। और वो ट्विटर जो है उसके बाद से बड़ा एक्टिव है, सब इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले रहे हैं। ये अच्छा फैसला, स्ट्रेटेजिक फैसला था। तो इसके ऊपर आपने देखा थोड़ी आज़ादी, मजीद गुंजाइश पैदा हुई उसके अंदर। दूसरा सर, ये जो बात उन्होंने की है उसके अंदर मेरे ख्याल में एक और भी चीज़ है, वो ये कि आज से एक आध दिन पहले जो एक बड़े चाइना के स्पोक्समैन हैं जो तमाम मीडिया पे आते हैं, इंटरनेशनल हर चैनल, पाकिस्तानी चैनल पे भी आए हैं और इंडियन पे भी हैं, विक्टर गाओ उनका नाम है। तो वो गलती से या खुद से अर्नब गोस्वामी के शो पे चले गए जहाँ पे बख्शी साहब भी जनरल बख्शी भी बैठे हुए थे। तो उनके साथ बड़ी बदतमीज़ी की गोस्वामी ने, लेकिन उन्होंने जिस तरह अपने आप को हैंडल किया वो तमाम इंडियन लोग भी कह रहे हैं कि यार आप क्यों एम्बेरस करते हैं हमें इतना। लेकिन अगेन ये एक चाइना को नाराज़ करने वाली बात है। और ये उसके बाद ये स्वामी साहब का बयान आ गया। सो मेरा तो सर ज़हन ये भी कहता है कि चाइना के साथ क्योंकि इंडिया ने ओवर्टली कभी भी किसी किस्म की बयानबाजी करने की ना ख्वाहिश रखी है, ना वो करना चाहते हैं, ना वो करेंगे कभी। लेकिन उनका मीडिया अगर रोग हो गया है, अगर बीजेपी का एक लीडर रोग हो गया है, तो ये आपकी बात और मज़ीद इस्टेब्लिश होती है कि बीजेपी के अंदर से कुछ नासर ऐसे हैं जो कह रहे हैं जी कि मोदी जी से मामलात संभाले नहीं जा रहे। तो इसका मतलब है कि आप वो तैयारी करें, और इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ तो ये है कि आप यहाँ पे हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें से किसी एक भी शख्स को ले लें। तो जितनी प्रैक्टिस यहाँ पे इस चीज़ की उतनी उनको क्या पता होगा जो वो एक शख्स को आउट करके दूसरे को प्लेस करना चाह रहे हैं, वो तो यहाँ से हम बड़ा कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्ती भी हो सकती है थोड़ी सी। बिल्कुल। इसमें मैं आपको एक चीज़ ऐड कर दूं कि आप जिस शो की बात कर रहे हैं अर्नब गोस्वामी की, वो परसों का शो था और वो उसमें विक्टर गाओ ने जो उनके साथ की उसका जो असर था वो कल के शो में देखने को मिला कि कल के शो में एक और चाइनीज़ उस शो पे दावत दी हुई थी और अर्नब गोस्वामी ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स देकर कहा कि विक्टर गाओ साहब इसका आप जवाब दें तो फिर मैं बख्शी साहब को लेता हूँ लाइन पे। तो वो चाइनीज साहब जो थे उन्होंने कहा जी कि मैं विक्टर गाओ नहीं हूँ, आपको वो चाहिए। वो चाहिए था, उनके ज़हन में विक्टर गाओ ही था। अच्छा, इसमें ना मैं कहूँगा कि हम लोग आज से कोई 15 या 20 साल पहले ना ये बात यहाँ पे कहा करते थे कि इंडियन जो फिल्म इंडस्ट्री है ना उसने इंडिया का इमेज बिल्ड करने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है, और कल्चर, म्यूज़िक और आर्ट की बेस पे इंडिया को ग्लोबली जो एक्सेप्टेंस मिलती है वो पाकिस्तान को नहीं मिलती। हम उनकी बेसिकली आर्टिस्ट इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव बन के गए हैं और सारी दुनिया में उन्होंने इंडिया का एक इमेज बिल्ड किया है, जिसकी वजह से ये जो भी हमने पिछले 20 साल में इंडिया की ग्रोथ देखी है। आई थिंक अगर वो उसी पे रहते तो ठीक थे। उस फॉर्मूले को उठा के वो ले आए हैं न्यूज़ में, और जिस तरीके से उनका न्यूज़ मीडिया चल रहा है, वो जो 70 साल की मेहनत थी ना इंडिया की, ये 3 से 4 लोग हैं, बख्शी साहब हैं, उनको वैसे ही रिटायर हो जाना चाहिए, ये दुनिया से कूच कर जाना चाहिए काफ़ी हो गया, या गोस्वामी है, गौरव है, और इस तरह के कुछ लोग हैं, वो रेगुलर इस तरीके की डिबेट कर रहे हैं। आप देखिए कोई भी मेन स्ट्रीम चैनल के ऊपर आके किसी को ख़त्म करने की बात, तबाह करने की बात, जला के राख करने की बात, और पूरी स्ट्रेटजी बताना जंग की कि कैसे करनी है, ये कहीं नहीं होता। जिस वक्त ये खबरें दी जा रही थी इंडियन मीडिया से, वहाँ के किसी इदारे ने भी नहीं सोचा कि इनको एक दफ़ा फ़ोन करके रोक ही लो कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, और आप एक हिजान पैदा कर रहे हैं कौम के अंदर। और अनफॉर्चुनेटली जंग ख़त्म होने के बाद भी बाकी सब ठीक हो गए हैं,
वो जो 3-4 लोग न्यूज में वो बैठ double down हैं, कर रहे हैं। वो अभी भी कह रहे हैं हमने किसी तरीके से लड़ाई करवा के रहनी। असल में वो बचपन में हमने सुना था कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। बेसिकली 7 तारीख की रात जो हुआ, क्योंकि हुकूमत ने अपने मीडिया से शेयर नहीं किया, और जाहिर है मतलब ज़रूरी नहीं होता कि आप मीडिया से जब हुकूमत कुछ शेयर करे तो मीडिया उसी वक्त जाकर उसका ऐलान कर दे। उनको ये कहा जा सकता है कि जी ये इस तरह से हुआ है, तो अब आप थोड़ा सा ना एक माइल्ड सी टोन ले लें। क्योंकि 7 को नहीं बताया गया तो फिर 8 को भी झूठ बोलना पड़ा, फिर 9 को भी झूठ बोलना पड़ा, फिर 10 को झूठ बोल रहे थे तो उस असना में सीज फायर हो गया। तो अब वो उनका मीडिया जितना फंस चुका है, कल को यही मीडिया कोई उनका बहुत अच्छी भी बात कर रहा होगा तो उनके लोगों ने यकीन नहीं करना कि यार आप कह रहे हो तो गलती होगा। हाँ बिल्कुल। और वो जो जिनका आपने जिक्र किया, गौरव जो है, गौरव गोबल्स उनका नया नाम है, क्योंकि वो कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर चल रही थी और गोबल्स से मैंने अपनी रहनुमाई ली थी, तो उनका नाम गौरव गोबल्स बन चुका है वहाँ पे। तो सर दूसरा इसके अंदर लेकिन ये है कि अब ये सारा कुछ जो है, जो इंडिया नैरेटिव अब रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, एक तो उसमें आज इस चीज़ की वजह से एक परमानेंट डेंट पड़ चुका है कि जी आपके बीजेपी के एक इतने नामवर एक स्पोक्समैन ने आपकी ये बात कर दी। अब वो रिट्रैक्ट तो नहीं कर सकते इस बात को, वो क्या कहेंगे जी कि मुझसे भूल होगी, ये तो नहीं हो सकता। लेकिन अब हम आ जाते हैं इस सवाल पे कि यहाँ से आगे क्या होगा। अभी कश्मीर वाला इशू जो है वो किसी तरफ ना रिजॉल्व होता हुआ हो रहा है या नज़र आ रहा है। पानी का इशू जो है, जिस पे आपका मेरा मुश्तरका ख्याल है कि उसी के ऊपर अगला कोई अगर कॉन्फ्लिक्ट अल्लाह ना करे होगा तो पानी के ऊपर होगा। और तीसरा दहशतगर्दी वाला जो एंगल है, जिसके ऊपर मोदी जी कहते हैं कि ये बात होगी तो सिर्फ उसके ऊपर होगी, तो फिर किस मैकेनिज्म के तहत होगी। एक तो देखें उनका न्यू नॉर्मल बन गया कि जी अब कोई भी दहशतगर्द वाक़या होगा तो न्यू नॉर्मल ये है कि हम कोई किसी किस्म का आपको अटैक करेंगे या ये करेंगे। वो तो मेरे ख्याल में एक बहुत ही अबसर्ड स्टेटमेंट है, क्योंकि आपने करके देख लिया क्या हुआ था। लेकिन ये पानी वाली बात नंबर 1 और नंबर 2 कश्मीर का जो इशू है, ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये जब तक दोनों मुल्क के, और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सेन माइंड्स पाए जाते हैं, वहाँ पे उनकी किल्लत है, वो जब तक एक टेबल पे नहीं बैठेंगे तो ये दोनों इशू जब तक रिजॉल्व नहीं होंगे तो आप एक परपेचुअल वॉर जोन में रहेंगे, जो कि ना मईशत के लिए अच्छा है ना आवाम के लिए अच्छा है, और ख़ास तौर पर इंडिया जैसे मुल्क के लिए उनको जो रियलाइज़ नहीं हो रहा बहुत ही बुरा है। आई थिंक इसमें देखें ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ना, अगर आप मुझसे मेरी ज़ाती राय पूछेंगे ना तो ये तो मुझे भी पसंद नहीं। उसकी रीज़न ये है कि दरियाओं का ना अपना एक रुख था और वो हज़ारों साल से बह रहे थे, और आप पुराने नक्शे निकाल सकते हैं कि वो दरिया कहाँ से शुरू होकर किन इलाकों से गुजरते थे। जब भारत ने पहली दफ़ा पानी रोका था तो ये मामला इस तरीके से तय हुआ कि 3 दरिया भारत को दे दिए जाए। अगर मैं असूली मौक़िफ़ पे आऊँ तो मैं कहूँगा कि हमें तो एक कतरा भी नहीं देना चाहिए था, हमारे 3 दरिया क्यों वहाँ गए। लेकिन चले उसमें वही वाली बात है, इंटरनेशनल गारंटर्स भी आए, हमें यहाँ डैम मिले, नहरें मिली, एक अमन है, तो 3 दरिया तो हम दे चुके हैं आपको ऑलरेडी। अब आप कह रहे हो जो बाकी के बह रहे हैं ये भी आप हमें नहीं दोगे, एंड दिस इज़ नॉट 1948 ना। हम एक तबाहाल मुल्क नहीं हैं, यहाँ पे कोई उस तरीके की अब तो गैर मुस्तहकम हुकूमत भी नहीं है, तो कुछ भी ऐसा ओवर एम्बिशियस होना जो है वो अगेन वही वाली बात है कि फिल्मी सतह पर किसी सेंसेशन के लिए तो ठीक है, लेकिन किसी सियासतदान के लिए और हुक्मरान के लिए ये बिल्कुल जेब नहीं देता कि वो कहे कि हम आपका पानी रोक देंगे और पानी, वाटर एंड ब्लड कैन नॉट फ्लो टुगेदर। ये बहुत बड़ी हमाकत होगी भारत जैसे मुल्क के लिए, जो 1 अरब से ज़्यादा आबादी का मुल्क है, हज़ारों साल पुरानी तहजीब है, इंतहाई डाइवर्स उसकी सिविलाइजेशन है, एंड अगेन नॉट एवरी इंडियन वांट्स टू फाइट। ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि मोदी बेशक वहाँ अक्सरियत में मौजूद है, वो एक सर्टन नैरेटिव की बेस पे उसकी हुकूमत बनी है, लेकिन वो हर भारतीय को रिप्रेजेंट नहीं करता, पर्टिकुलरली साउथ इंडिया, बंगाल, पंजाब एंड कश्मीर। सो इस सारे खित्ते को आप जंग की तरफ नहीं झोंक सकते, और ऐसा कभी होना भी नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से तो ये इससे भी बड़ी हमाकत होगी कि अगर आप हमारा पानी रोकने के लिए जाते हैं। बिल्कुल सर, और वो विक्टर गाओ साहब ने ही कहा है कि अगर पानी इंडिया पाकिस्तान का रोकेगा तो फिर चाइना इंडिया तक पानी नहीं आने देगा। सो एक तो वो नुकसान, दूसरा हमारे ISPR चीफ साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि अगर इंडिया हमारा पानी रोकेगा तो हम उनका सांस रोक देंगे। अच्छा, सो बुनियादी बात वही है कि वहाँ से अगर पानी रुकेगा तो फिर यहाँ से जंग, जिस तरह से अदील ने कहा कि वो अगर हमें वारा नहीं खाती तो इंडिया को तो बिल्कुल ही वारा नहीं खाती। देखें, वो सब लोग यही कह रहे थे, मतलब जो कमेंटेटर्स थे, कि बिहार का इलेक्शन विदाउट पहलगाम बीजेपी हार रही थी।
बीजेपी को लगा कि अटैक कर दें तो शायद बचत हो जाए, वो हालात मजीद ख़राब हो गए। अभी जो सारा ना कि रीग्रुपिंग हो रही है, अभी एक अटैक और होना है, अभी 5, ये सब बिहार इलेक्शन और उसके बाद लेटर ऑन जो नेशनल इलेक्शन है उसको बचाने की के हरबे हैं। मुझे मुस्तकबिल करीब में दोबारा जंग होती नज़र नहीं आती। बिल्कुल सर, और वो जितना भी मोदी जी जो है और उनकी जो गोली है जो उन्होंने जेब में रखी हुई, वो जितना उसको उसकी नुमाइश करते रहे और बताते रहे हमें या बयानबाजी करते रहे, हमने अपना एक हमेशा से एक अमनो मान का स्टैंड रखा है, जो थ्रू आउट इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हमने वही चीज़ है, अग्रेसर के तौर पे हमने एक्ट नहीं किया। वो गोली कहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तानी यूथ के लिए रखी हुई है, मेरे ख्याल में वो अपनी आवाम को दे रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सर वो गोली भी जुबान के नीचे रख लें, थोड़ा ब्लड प्रेशर डाउन करें। और आई थिंक भारत में ना अब जो सवाल होना चाहिए, इट्स बीन नाउ 77 ईयर्स, बहुत कुछ हो चुका है हमारे बीच, अब एंटी पाकिस्तान पॉलिटिक्स से बाहर निकलें। उससे बिल्कुल बात। और अगेन यहाँ वहाँ पे जो उनकी ऑपोजिशन पार्टी है कांग्रेस जो है वो इसी चीज़ की तैयारी तो कर रही है अभी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स को संभालने के लिए। अब आगे जाके देखेंगे अगर कांग्रेस शायद पावर में आती है नेक्स्ट इलेक्शन में तो क्या होता है। यहाँ पे जाना है हमने ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। बात आगे लेके चलते हैं तो एक बहुत ही तारीखी चीज़ जो हुई है आज के रोज़, उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। और इसका मैं सर होली सोली क्रेडिट जो है वो पीपल्स पार्टी को देना चाहूँगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर बिल जो है उसकी जो पुश है वो पीपल्स पार्टी के अलावा और बाकी पार्टीज़ बाद में आई थी। ये पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ था बड़ी सालों से और उन्होंने उसको आज ख़त्म किया, बिल्कुल बेहतरीन किया कि वो सर जो आपका चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल है 2025 वो बाकायदा तौर पे कानून बन चुका है, पार्लियामेंट की तरफ से पास हो चुका है। और उसके अंदर बेसिकली उसकी कुछ मैं बुनियादी शिक जो है वो बता दूं कि एक तो 18 साल से कम की उम्र की कोई भी लड़की जो है उसकी शादी जो है वो हो नहीं सकती। नादरा को उन्होंने एक ड्यूटी दी है कि आप निकाहनामे के अंदर एक तब्दीली लेकर आएँ जिसके अंदर बाकायदा डेट ऑफ बर्थ जो है और आईडी कार्ड जो है वो एक मैंडेटरी चीज़ है, ताकि ये बात वाज़ेह हो जाए कि किसकी शादी हो रही है। इसके ऊपर नाकाबिल ज़मानत अरेस्ट वारंट जारी हो सकते हैं अगर आप इसकी खिलाफ वर्जी करते हैं, और उसके साथ साथ 3 साल कैद हो सकती है। और उसके अलावा अगर किसी किस्म का आपका और भी ताल्लुक़ हो, इसके अंदर जिस्मानी ताल्लुक़ हो, तो वो भी गैर कानूनी करार दिया जाएगा अगर आप ऑफ एज नहीं है। तो कंसेंट की भी इसके अंदर बात हो रही। तो बड़ा वर्सेटाइल बिल है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। सवाल ये है कि 2025 में आके ये पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ हो रही है, तो इसके अंदर एक सूबाई लेवल के ऊपर भी बड़े मसले, क्योंकि हर सूबे का अपना किस्म का एक इसके अंदर कानून था। अब इसको एक नेशनल सतह पे क्योंकि रेगुलराइज कर दिए गए, तो आई होप कि इसके अंदर कोई जो हमने मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से एक बयान पढ़ा था पहले कि जी वो कह रहे थे कि अगर आप ये करेंगे तो हम फिर एहतजाज भी करेंगे। तो एहतजाज किस चीज़ का है, क्यों कर रहे हैं, इसके अंदर क्या गलत कोई अनासर है, तो हमें भी आगाह किया जाए। मेरे तो ख्याल में इसके अंदर इस दौर में जिसमें हम रह रहे हैं तो ये तो बड़ी एक स्टैंडर्ड सी चीज़ है। जी सर, बुनियादी बात ये है कि अभी भी शायद प्रोविंसेस को इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। नेशनल सतह पे तो ये हो गया है। देखिए सिंध वो सूबा है जिसने पहले भी उम्र जो है वो 18 साल कम से कम रखी हुई थी, लेकिन पंजाब में 16 थी। अच्छा, अब जो ऐड हुई है चीज़ इसमें वो ये है कि जी आपने शनाख्ती कार्ड देखे बगैर ओरिजिनल निकाह ख्वाह जो है वो निकाह नहीं पढ़ाएगा। तो पहले भी वो मान जाते थे, कहते थे कि जी हाँ 18 से ऊपर है, एक डेट ऑफ बर्थ दे देते थे। लेकिन अब क्योंकि शनाख्ती कार्ड के बगैर देखे आप कर ही नहीं सकते, निकाह ख्वाह जो है उसको जेल हो सकती है। तो ये एक इसके लिए एक हर्डल के तौर पर आएगा, लोग ये नहीं करवा सकेंगे। अच्छा, इसमें जो है ना एक बहुत बुनियादी सवाल लोग उठाते हैं और वो ये कि जी अक्सर बच्चे बच्चियां होते हैं जो कि 18 से ऊपर हो जाते हैं लेकिन उनका शनाख्ती कार्ड नहीं बना होता, तो आप कैसे उनको शादी करने से रोक सकते हैं। देखें, शनाख्ती कार्ड बनवाना जो है वो भी एक ज़रूरी चीज़ है, मैंडेटरी चीज़ है। मतलब उसके बगैर आप बहुत सारी पर्क्स जो हैं सिटीज़न होने के वो नहीं इंजॉय कर सकते। मसलन अगर आप पाकिस्तान के शहरी होंगे लेकिन अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है तो आप सरकारी अस्पताल में जाके फ्री इलाज तो नहीं करवा सकते। तो अगेन आप एक फैमिली शुरू करने जा रहे हैं, आपकी बेगम को, आपके होने वाले बच्चों को मेडिकल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप वही नहीं सरकार से ले सकते, और एक ऐसी चीज़ जो सरकार आपको फ्री में दे रही है और आप उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते, तो अगेन आपको शादी करने का शायद हक नहीं है। दूसरी ये जो बात है कि 18 से कम या 18 से ज़्यादा वाली, सादा सा असूल है कि फिर अगर आप ये चाहते हैं कि इस उम्र को कम कर दिया जाए, एक तो आप असेंबली में बिल लेके आएँ, आप इसको आर्ग्यू करें।
दूसरी चीज़ ये कि फिर आप ड्राइविंग एज को भी नीचे लेके आए, फिर आप वोटिंग एज को भी नीचे लेके आए। मतलब एक शख्स जो आपके ख्याल में अभी इतना मैच्योर नहीं है कि गाड़ी ड्राइव कर सकता है और इतना मैच्योर नहीं है कि वोट कास्ट कर सकता है, वो इतना मैच्योर है कि शादी करके बच्चे करके उनकी आगे तरबियत कर सके, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, गो के इसके ऊपर एक सर्टन बैकलैश तो आएगा। और कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब एहतजाज की बात कर रहे हैं वो सिर्फ अपने एक वोट बैंक को खुश करने की बात होती है कि हमने आवाज़ तो बुलंद की थी, और आम तौर पे फिर उसकी जो रीज़न है वो ये दी जाती है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनेगा जो शरअ के ख़िलाफ़ है या शरई उसकी वो ख़िलाफ़ जा रहा हो। मेरे ख्याल है इस नुक्ते को भी वाज़े करने की ज़रूरत है कि ये क्या एक लिबर्टी जो दी हुई है, आप उसको अगर थोड़ा सा मिसाल के तौर पे शरअ कहती है कि आप बालिग होने पे शादी कर दें और आपने उसके ऊपर कोई उम्र की हद लगा दी है, तो क्या ये बराह रास्त मुखालफत है, ये उससे मतसादम है? इस पर एक बहस होनी चाहिए, क्योंकि ये रंग देना कि ये शरअ के ख़िलाफ़ है तो वो ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत ही कुफरिया कानून है और हम इसको नहीं आने देंगे। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल तो इसको गैर शरई करार दे चुकी है कि इस चीज़ को, अब ये भी तो एक ज़ाहिर है, वो भी तो एक है ना हमारा। हाँ, लेकिन अगेन वो उनकी स्टैंडिंग मतलब नेशनल असेंबली के सामने तो नहीं है ना कि उनकी बात मानी जाए ना मानी जाए। बहस तो नेशनल असेंबली में या प्रोविंशियल असेंबलीज में ही होनी चाहिए। गैर इस्लामी करार दिया उन्होंने। और फिर ये एक कानून बन रहा है, और कानून बहरहाल रियासत का, आप उसको पसंद करें या ना करें, आपने उसको फॉलो करना है क्योंकि एक अक्सरियत उससे मुत्तफिक है। दूसरी बात ये कि जो अभी अली कह रहे थे कि फिर ड्राइविंग लाइसेंस की एज भी कम कर दें, वोट की भी एज कम कर दें, मेरा ख्याल है कि हम वैसे ही देखें कि 18 साल में तो आज कहीं जाके मैट्रिक हो रहा होता है, और किसी भी जाके उस एज के बच्चे के साथ या बच्ची के साथ आप बात करके देख लें तो आपको उसकी मेंटल असेसमेंट कर सकते हैं कि वो जहन कहाँ पे है, क्या वो एक नया कुंबा, एक नई ज़िंदगी शुरू करने के काबिल है, क्या वो साहिब रोज़गार हो सकता है। मतलब ये चीज़ें देखनी चाहिए। और आम तौर पे ना इसमें हम जब इस बात को वो कर रहे होते हैं ना डिस्कस, तो मोस्टली ये बच्चियों की उम्र से वाबस्ता होता है। 18 साल के लड़के को कोई नहीं लड़की दे रहा, ठीक है, ये इस 18 साल से जो कम उम्र लड़की है इसकी शादी किसी एक मेच्योर आदमी के साथ ही होनी है, जो बरसरे रोज़गार होगा, जो अपनी ज़िंदगी में सेटल्ड होगा, जो बहुत कुछ देख चुका होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये 2025 है, और जहां हम इक्वल राइट्स की बात करते हैं तो वहां औरत को अगर अपनी मर्जी से शादी करने का हक है, और अगर वो वहां आके चैलेंज कर दे कि वही वाली बात है कि क्या 18 से पहले उसको ये कंसेंट देने की भी इजाज़त है कि नहीं मैं शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि इस्लाम ने तो पहले आपको अपनी मर्जी से शादी करने का हक दिया है ना, उम्र तो बाद में आएगी। सो उस हक के ऊपर फिर आके डिबेट कर लेते हैं। सो ये बिल पास हो गया है, इसके लिए पीपल्स पार्टी बिल्कुल मुबारकबाद की भी मुस्तहिक है। सदर पाकिस्तान ने उस पर साइन किए हैं, पूरी पार्लियामेंट जिसने इसके हक में वोट दिया है। मुझे लगता है कि ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर बिल है, और एक ऐसा स्टेप है कि अब आप और इस तरह के प्रोग्रेसिव कवानीन भी ला सकते हैं। इसमें एक और चीज़ ऐड कर लें, और वो ये कि इससे एक और फ़ायदा होगा कि यहाँ पर एक आप कह लें इल्ज़ाम लगता है, स्कैंडल लगता है। जाहिर है जब मतलब बादल गरजता है तो कुछ बादल भी होगा कि अक़लियती जो बच्चियां हैं उनको उठाकर ले जाया जाता है, ज़बरदस्ती उनकी शादी की जाती है और जबरी तौर पर उनका मज़हब तब्दील करवा दिया जाता है। तो उसमें जो उन बच्चियों के माँ बाप होते हैं वो एक तो ये कहते हैं कि जी हमसे मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा, अगर उसने अपनी मर्ज़ी से कर ली है तो ठीक है कर ली है, फिर हमसे आप मिलने से क्यों रोक रहे हैं। दूसरा यही बात होती है कि वो तो अभी छोटी थी, वो तो अभी ये फ़ैसला ही नहीं कर सकती थी मतलब कि क्या उसके लिए बेहतर है या क्या नहीं है। तो अब अगर उनकी शादी नहीं हो सकेगी एक ख़ास उम्र से कम में, तो वो कन्वर्जन भी फोर्स्ड नहीं हो सकेगी। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है जो हमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल सर, ये भी आपने बड़ा अच्छा पॉइंट इसके अंदर रेज़ किया, लेकिन सर इसके अंदर एक और हमें एक लेयर है जिसको हम एक्सप्लोर करते हैं, कोशिश करते हैं कि देखें दो सूरत हाल में ये चीज़ हो सकती है मुमकिन कि जी कम उम्र के अंदर लड़की की शादी, या लड़का भी एक किसी ऑड केस में हो सकता है कि जी एक तो ज़ाहिर है जो ज़बरदस्ती वाला फैक्टर है कि जिसके अंदर कि जी बस घर वाले कह रहे हैं करनी है तो उम्र जो है उसका तकाज़ा नहीं, और दूसरा जो है वो प्यार मोहब्बत वाला सीन है कि जी बहुत ज़्यादा अगर आपको किसी से प्यार मोहब्बत अगर आप समझते हैं कि आप ये चीज़ कर सकते हैं, तो उस दोनों में ये दोनों बातें कहीं जाके मिलती हैं, और वो स्टेट ही है जो मिलती कि जी ज़बरदस्ती भी आप नहीं कर सकते, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ज़बरदस्ती ना करने, और दूसरा स्टेट का कॉन्शियस हो। एक शख्स जिसको फ़र्ज़ करें कह रहा है कि जी मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई है, कुछ हो गया, मैं शादी करना चाहता हूँ, तो स्टेट कैन इंटरवीन कि ये ऐसा ठीक नहीं है, हमने किसी वजह से
18 साल उम्र रखिए, क्योंकि आप उसके बाद हैं, आप इस लायक हैं कि आप अपने डिसीजंस कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं जाके मिलती हैं। तो ये स्टेट लेवल पे अगेन जो मैंने शुरू में बात की 2025 में जाके हो रहा है, ये तो बहुत हमने डिले कर दिया, लेकिन इन दोनों चीज़ों की रुकावट जो है वो स्टेट की जिम्मेदारी है। बिल्कुल स्टेट की जिम्मेदारी है। और आप ये देखेंगे कि अभी जिस तरह पाकिस्तान इंडिया जंग के बाद हमने एक चीज़ देखी कि पूरी दुनिया ने, मतलब बिलखसूस मैं तो कहता हूँ फ्रांस जिसने इंडिया को तैयारे दिए हुए थे, उसने भी शायद पाकिस्तान का ही साथ दिया है कि आपका बहुत अच्छा इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में जो आपकी अप्रोच थी वो बहुत बेहतर थी। अभी आप ये देखेंगे कि ये जो बिल पास हुआ है ना, अगेन आपको पूरी दुनिया इस पे बहुत सराहेगी। यूरोप आपके साथ बिजनेस टाइज इंप्रूव करना चाहेगा, पूरी दुनिया इसका खैर मकदम करेगी। सो ये आपको पता है हम FDI की तलाश में हैं, हम चाहते हैं कि मुल्क प्रॉस्पर करे। उसके लिए ज़रूरी है कि हम पूरी दुनिया के साथ हम आहंग होकर चलें। मुझे बताएं कि कितने ममालिक हैं ऐसे जिनमें इजाज़त है 18 साल से कम उम्र में शादी करने की। तो जब बाकी जगहों पर नहीं हो रहा, तो हम अगर कर रहे हैं तो वी वर द ऑड वंस आउट। बिल्कुल। और सर सॉरी कदर कलामी माफ, हमने ब्रेक पे जाना है और हम इसको आपका पॉइंट लेते हैं, लेकिन हम यहाँ ब्रेक पे चलते हैं और दिल का पॉइंट ब्रेक के बाद लेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल के ऊपर बात कर रहे थे। अदील भाई का एक पॉइंट रह गया था सर। मैं उसमें ये कहना चाहता था कि अभी भी अगर किसी को बहुत इस बिल के ऊपर एतराज़ है या उसको लगता है कि इससे पता नहीं क्या हो जाएगा, तो ये हमारी 25 करोड़ की आबादी है जिसमें बहुत कम ऐसे वाक़यात होते होंगे कि जहाँ पे कम उम्री की शादी होती होगी। कोई ऐसा नहीं है कि हर घर में यही ख्वाहिश है कि जी हमारी 16, 15, 14 की बीवी होनी चाहिए। तो ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। और दूसरी बात ये कि जहाँ आपने 16 तक वेट कर लिया तो 2 साल और वेट कर लें, 18 के बाद शादी कर लीजिएगा। इसमें भी कोई मुज़ायका नहीं है। तो बजाय इसके कि आप रियासत से तसादुम इख्तियार करें, कानून की मुखालफत करें और उसकी हमायत करने वालों पे फतवे लगाएं, आप 2 साल वेट करें, लंबी मंगनी कर लें। हाँ, लंबी मंगनी कर लें, एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा। इस मुल्क में आपको पता है वैसे भी कमेटी कल्चर है। मेरा ना सर एक दोस्त है, वो हमेशा वो ये कहा करता था, उसकी अपनी शादी भी लेट हुई, मैंने भी एक काफ़ी एज में आगे की। वो कहता होता था कि जब आप ड्राइविंग टेस्ट पे जाते हो वो आपसे टेस्ट लेते हैं पूरा, आपसे बहुत सारे सवालात करते हैं, ठीक है। जब आप जॉब पे जाते हो वो आपका एक पोर्टफोलियो मांगते हैं, आपकी CV होती है, आपकी डिग्रियाँ होती हैं। आप शादी करने जाते हो आपसे 3 दफ़ा हाँ करके तो आपका ना पूरा एक GRE के लेवल का टेस्ट होना चाहिए, जिसमें पता चले कि आप मेंटली, फाइनेंशियली, फिजिकली इस केपेबल हैं कि आप शादी कर सकते हैं या नहीं कर। उसने कहा अब तो डिबेट इस पे होनी चाहिए, ये कम उम्री वाली बात तो दुनिया ज़माने कदीम में सॉल्व कर चुकी है। तो हमारे बहुत से जो मसाइल हैं कि जहाँ हम कहते हैं नहीं सामने नहीं लाना, बात नहीं करनी, चलो लड़का लड़की को ना बात करने दो आपस में, दोनों का मुझे लगता है कि जैसे नादरा का फॉर्म होता है ना, उस तरह का एक एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए सर शादी से पहले, जिसमें हो ऑप्शनल क्वेश्चंस, और वो बैठ के एक साइकेट्रिस्ट जो है ना, या अब तो AI मौजूद है तो वही रिजल्ट निकाल के दे देगी कि ये बंदा कमीना है या ये बंदी मीसनी है। ये मसाइल जो आपको शादी के 4 साल 5 साल बाद पता चलते हैं, फिर घर घर लड़ाई होती है, वो आपको ऐसा टेस्ट डेवलप करे और पहले सॉल्व कर ले। बिल्कुल। अब देखें, अब यूरोप वगैरह में ना एक रिवाज बहुत अरसे से है, उन्होंने तो शायद इस पर कानून साजी भी कर दी है कि वो अब फांसी की सज़ा नहीं देते। अच्छा, पाकिस्तान में जो है या दीगर बहुत सारे ममालिक में अभी भी कैपिटल पनिशमेंट है, लेकिन यहाँ पर भी अब रिस्ट्रेंट शो किया जाता है, बड़े कम ओकेजन्स पे दी जाती है। अच्छा, वो यूरोप तो बहुत प्रेशराइज भी करता है कि आप भी इस तरह के कानून पास कर लें, लेकिन अगेन उसमें बात ये होती है कि जी वो शरीयत इस पे क्या कहती है, तो हमारे उसमें तो इजाज़त है। अच्छा, अगेन प्रॉब्लम उनका जो है यूरोप का, वो ये नहीं है कि जी ये कोई सज़ा गलत है, वो तो बिल्कुल ठीक है, अगर किसी ने किसी को मारा है तो उसको मरना ही चाहिए बदले में। लेकिन वो ये कहते हैं कि यार आप जो है ना, मतलब आपसे मुराद है कि होना ये चाहिए कि उम्र कैद हो जाए या कोई और पेनल्टी हो जाए, कभी उसको आप डे लाइट ना देखने दें। मौत से सिर्फ एक प्रॉब्लम है, और वो ये है कि जिस तरह का निज़ाम है कानूनी, अगर उसमें कोई सुकम आ जाए, अगर आप गलती से किसी को मार दो तो वो शख्स वापस नहीं, वो अंडू नहीं हो सकता, अंडू नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। तो इसी तरह शादी भी एक ऐसी चीज़ है जो एक दफ़ा हो जाए तो वो मतलब उसके वो ख़त्म करने के बेतहाशा तरीके हैं, लेकिन वो अंडू नहीं हो सकती। तो अगर आप 18, अगेन मतलब मैं 18 का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, जो आपका वोटिंग और ड्राइविंग एज है उस तक अगर आप शादी का भी इंतज़ार कर लें
तो इसमें कोई सर, वो कबाहत नहीं है। बेहतरीन। और वैसे भी मेरे ख्याल में दुनिया में आप देखें तो शादी के भी जैसे हम बात करते हैं कि जी चाइल्ड बर्थ स्टैट्स जो हैं वो यूरोपीय ममालिक के अंदर तो बहुत कम चले गए हैं और लोग अब बच्चे नहीं पैदा कर रहे उस तरह से। वो जाहिर है उस तरह से मैरिज रेट्स भी जो हैं वो भी कम हो रहे हैं, क्योंकि आपकी ड्यूल इनकम्स जो हैं वो एक कॉन्सेप्ट है उसका जी कि बीवी भी काम करेगी, मियाँ भी काम करेगा, या अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी बिफोर मैरिज भी काम करेंगे, तो करियर फोकस ज़्यादा हो गया है दोनों जेंडर्स में, तो ये चीज़ भी कम हो रही है। तो इसके ऊपर भी बहस होनी चाहिए कि जी लोग अब शादी, यहाँ पे तो डिस्कशन हो रही है कि जी 18 तक करने दें। वेस्ट के अंदर तो बात हो रही है करने की क्या ज़रूरत है, मतलब मोनोगमी का कॉन्सेप्ट ही अब ज़ेर बहस वापस आ गया। एक तो दूसरे टेस्ट वाली जो आपने बात की, अब तो देखें एआई का दौर है। आप किसी भी शख्स जिसने शादी करनी है, आप एक एआई मॉडल बनाएं जिससे वो सिर्फ गुफ्तगू करे और एक सवाल पूछे कि क्या हुआ है, तो वो आगे से एआई के कुछ भी नहीं हुआ। और या आप पूछें कि तुम्हारा मूड क्यों खराब है, तो कहते मेरा मूड तो नहीं खराब है, तो मतलब एआई मॉडल ही इस किस्म के जवाब देते, वो बंदा वैसे ही पीछे हो जाएगा सर थोड़ा सा, क्योंकि ये शादी की प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस तो ये हैं कि आपको अगले से कम्युनिकेशन जो है वो अगर आपकी शुरू ही होगी निकाहनामे के बाद, आप चलो आप कम्युनिकेशन शुरू करते हैं, तो वो तो रेसिपी फॉर डिजास्टर है। उससे पहले जैसे आपने कहा कि 16 पे अगर आपका मूड कर रहा है 2 साल वक्त दे दें लोगों को, कभी आपस में आप गुफ्तगू करें, समझें। उस 2 साल के अंदर बड़ी चीज़ें वाजे हो सकती हैं, और उसके बाद अगर को पता नहीं ज़्यादा, मेरा तो अपना ख्याल है ज़्यादा रेशियो इससे होगा यार बात नहीं बन रही तो इसको रहने दें, तो आप शादी वाली जो चीज़ अंडू नहीं कर सकते उससे भी बच जाते हैं। और दूसरा, 2 लोगों का वक्त बहुत बच जाता है। बिल्कुल। और आप कुछ दिन पहले ये बात कर रहे थे कि शादीशुदा जोड़े 5-5, 7-7 साल गुजर चुके होते हैं उनकी शादी को, और उनकी कभी कैंडिडली घर के बजट के बारे में बात नहीं हुई होती। सो ये मतलब हम तो समझते हैं कि जी शादी का मतलब ये है कि आप हर चीज़ के बारे में बात कर सकते हो, बजट तो इतनी बुनियादी चीज़ है, वो तो ये मतलब सरकार को भी पेश करना पड़ता है 30 जून को। नहीं सर, तो आप घर पे नहीं बात कर सकते। ईगो आ जाती है कि जी ये कोई बातें करने के लिए वो वही वाला से धक्के उसी कॉन्सेप्ट के मैंने कमाना है और मैंने प्रोवाइड करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि अगर वो भी कमा रही हैं तो फिर तो आपकी जॉइंट एक अर्निंग है, फिर आप दोनों ये बात, फिर इस पे बात होनी चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए। लेकिन हमारे अंदर जो एक रोमांस है ना अपने कल्चर से, अपनी तहजीब से, तो हम अक्सर औकात उसका, आपने शुरू में वेस्ट की भी बात की, तो हमें लगता है कि अच्छा हम अगर अपने सिस्टम को क्रिटिकली देखेंगे तो शायद उसका कंपैरिजन सिर्फ वेस्ट है और हम वेस्ट जैसे हो जाएंगे। भाई आप वेस्ट जैसे नहीं हो, लेकिन जिस जॉइंट फैमिली सिस्टम को आप बहुत एडमायर करते हो उसकी बेस क्या है? उसकी बेस हो सकता है कि फाइनेंशियल हो। एक दुकान है उस पर 4 घर पल रहे हैं तो उन्होंने एक ही घर में रहना है ना, क्योंकि डर ये होता है कि अलग होंगे तो कमाई। अच्छा, अंदर जो रह रही होती हैं औरतें लड़ रही हैं, बच्चों को इश्यूज हो रहे हैं, स्पेस का मसला है, प्राइवेसी का मसला है, आप कहते नहीं जी बस दादी के साथ रहना है, दादे के साथ रहना है। भाई इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, इस रोमांस से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर कज़न मैरिजेस से मेडिकल इश्यूज आ रहे हैं तो कोई बंदिश नहीं है कि आप अपनी ज़ात बरादरी से बाहर निकल के शादी कर लें। अगर जॉइंट फैमिली से मसले आ रहे हैं तो इसको बुरा ना समझें, इसमें कोई ऐब नहीं है कि ओ आई है तो उन्हें वखरा करता है, ठीक है। सो ये सारे हमारा ना वो शादी के इंस्टीट्यूट को लेके अच्छा रोमांस भी बहुत जुड़ा है, और प्रॉब्लम जो है वो हमें नज़र आना बंद हो जाते हैं बिल्कुल, हालांकि हम उसको डेली बेसिस के ऊपर फेस कर रहे होते हैं। तो अब आपने ये जो जॉइंट इनकम की बात की है, तो वही वाली बात है कि ऐसा माहौल ही नहीं बन पाता कि 2 लोग बैठ के कोई जनरल गुफ्तगू भी कर सकें। वो आएंगे तो उसके अपने रौले होंगे, इसके अपने स्यापे होंगे, और उसी में दिन गुजर जाएगा। और आप ये देखें कि ऐसे नहीं है कि जैसे बहुत सारे मसले यहाँ पे हम कहते हैं कि जी जो आपका गरीब तबका है, जो अंडर डेवलप्ड तबका है, ये उनके मसले हैं। ये वाली जो आपने जॉइंट फैमिली वाली बात की है, ये तो अशराफियत से लेके नीचे तक एक मुश्तरका किस्म के इसके अंदर अनासर हैं जो सबको इफेक्ट करते हैं, क्योंकि वो सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। तो इसके अंदर वो क्लासिज्म भी नहीं है, यकीनन। और ये बिल्कुल नहीं है। जायदाद में हिस्सा देने पे आप नाराज हो जाते हैं, बहन जहाँ पे कोई हिस्सा मांग ले वहाँ पे ना शरा याद आती है किसी को, ना कानून ना याद आता है वहाँ पे, वो कहते हैं तू बहन हो, तू भरावां को लोग हिस्सा ही मांग ले, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आई थिंक डिस्कशन में आनी चाहिए, ये सारी डिस्कशन में आनी चाहिए। और पता नहीं क्यों 77 साल लग गए इनको बहस लाने में। शुक्र है अब ये हो गया है। अगेन पता है कभी बात होती है तो कानून बनता है, और कभी कानून बनता है तो बात होती है। बिल्कुल। तो हमने अभी तक बात 77 साल में नहीं की थी, इन इश्यूज़ को एड्रेस नहीं किया था। हम जो है वो एंटेगनाइज करते हैं यहाँ वेस्ट को कि देखो उनका तो फैमिली स्ट्रक्चर तबाह हो गया है, और वो देखो कि उनकी वजह से अब हमारा भी तबाह हो रहा है। मतलब ये भी पॉसिबल है कि जो थी वो उसी तरफ उसने जाना था और हम एवोल्यूशन में लेट हैं। सो मसला फिर वो ये है कि इसको देखने की ज़रूरत है, इस पर बात करने की ज़रूरत है, और
एक तो जो हमने शुरू में चीज़ें गिनवाई कि इस बिल के आने की वजह से जो उसके फ़ायदे होंगे वो तो होंगे, अगर उसके इसके नतीजे में बात होनी शुरू हो जाती है तो ये एक और फ़ायदा। बिल्कुल सर। और सर शुरू में जो आपने बात की थी कि ये एक नेशनल सतह पे कानून बनाया गया है तो सूबे इसको अडॉप्ट करेंगे, तो देखिए इसका सिंध तो अडॉप्ट कर ही लेगा ऑब्वियसली क्योंकि उनकी पार्टी का बिल है। पंजाब गवर्नमेंट को करना पड़ेगा क्योंकि देखें इसके अंदर जो इस वक्त हमारी चीफ मिनिस्टर हैं वो खुद एक खातून है, पहली खातून चीफ मिनिस्टर हैं इस सूबे की, तो उनके लिए बड़ा ये बैड एक किस्म का एक प्रोजेक्शन जाएगी लड़कियों को और यूथ को कि जी मेरा सूबा इसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो पंजाब को भी करना पड़ेगा। बात रहेगी अगेन जिनके बारे में बात कम होती है केपी की हद तक कि वहाँ पे इस किस्म की चीज़ कैसे डिस्कस कीजिएगा। और मुख्तसर आपका पॉइंट इस पे चाहूँगा। आई थिंक वहाँ पे बिल तो बन जाएगा और शायद लागू भी हो जाए, लेकिन बलूचिस्तान में और केपी में ट्राइबल सोसाइटी है तो वहाँ पे तो अक्सर बहुत सारे निकाह रजिस्टर भी नहीं हो रहे होते, सो नादरा ही नहीं आती, आईडी कार्ड ही नहीं आता, तो मेरे ख्याल से उनको भी मुखालफत करने के बजाय जो है ना वो अब कौमी धारे में ही शामिल होकर चलना चाहिए। हाँ, और इसी बहाने ये भी हो सकता है कि इसी बिल की वजह से जो नादरा वाला आप बात करें जो कि इतराज़ है उनको आना पड़ेगा वहाँ पे और वो आए वहाँ पे, और ताकि वहाँ पे एक अकाउंटेबिलिटी कह रहा हूँ वहाँ पे भी आईडी कार्ड्स वाला निज़ाम जो है वो आए। तो बहरहाल इसके अंदर गुफ्तगू सर देखिए आखिरी बात इसमें कि अगर कोई सूबा के लोग आईडी कार्ड नहीं बनवाते तो उनकी जो राय देने का हक है वो उतना ही महदूद हो जाता है इलेक्शंस में। तो इसलिए आईडी कार्ड तो बनवाना ही चाहिए। बिल्कुल, और इसके अंदर ये हुकूमती भी एक एफर्ट होनी चाहिए कि आप वहाँ तक पहुँचें और ये चीज़ फराम करें उनको, और जो उस लोग हैं जो वो चाहते हैं ये चीज़ हो जाए तो उनके लिए भी आप सहूलत ये बिल्कुल आपको बनानी चाहिए। बहरहाल हमारा वक्त खत्म हो जाए। दिल बहुत शुक्रिया वक्त देने का, थैंक यू सो मच। इजाज़त लेते हैं जी, कल आपसे चला फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।